वेरी वॉर्म वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 14 अगस्त 2020 है, दिन है फ्राइडे। आज हमारे टेबल के ऊपर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल न्यूज़ हैं जिनको हम एनालाइज करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर बहुत सारे स्मार्ट कोर्सेस डिज़ाइन किए हैं। इनकी जानकारी आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी। गुड न्यूज़ ये है कि हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर चल रहा है इंडिपेंडेंस डे सेल। तो ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। ध्यान रखिए कि 17 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस इंडिपेंडेंस डे सेल बिफोर 17 अगस्त। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं देन चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। तो डियर फ्रेंड्स, आज सबसे पहली खबर जो है वो टैक्स स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स के साथ जुड़ी हुई है। टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो आइडियल टैक्स स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कहीं पर मैंने पढ़ा था, पता नहीं एग्जैक्टली किसने ये कहा है, लेकिन जैसे जो एक मधुमक्खी है वो फूल में से जो उसका रस है वो निकाल लेती है, ऐसे टैक्स जो है वो कलेक्ट करना चाहिए कि पता भी ना चले और टैक्स भी आ जाए, यानी कि टैक्स का बोझ नहीं होना चाहिए। और जिन लोगों को टैक्स पे करना है उनको तो करना ही पड़े, कोई टैक्स पे करने से बच ना पाए। ये भी एक सिस्टम जो है, एक फुल प्रूफ सिस्टम भी हमें बनानी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि अगर आप मेहनत करके पैसे कमाते हैं, आप साल में 20-25 हज़ार रुपये टैक्स पे करते हैं, और कोई दूसरा व्यक्ति है, आप जितनी ही मेहनत कर रहा है लेकिन वो व्यक्ति, उनका जो 20-25 हज़ार जो टैक्स उनको एट द एंड ऑफ द ईयर पे करना है वो पे नहीं करता है, तो इसमें सज़ा जो है वो दो लोगों को मिलती है। एक है हमारा देश को सज़ा मिलती है क्योंकि जो एक व्यक्ति है यहाँ की सारी फैसिलिटीज़ इस्तेमाल कर रहा है लेकिन अपना टैक्स पे नहीं कर रहा है। दूसरी जो सज़ा है वो उस ऑनेस्ट टैक्स पेयर को भी मिलती है। उसने तो अपना टैक्स पे कर दिया लेकिन जिस व्यक्ति को पे करना चाहिए वो पे नहीं कर रहा है, और फिर होगा ये कि बहुत कम लोग टैक्स पे करेंगे और उस टैक्स मनी का इस्तेमाल जो है वो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। और बहुत सारे हमारे सपने जो हैं, हमारे देश के सपने, वो पूरे इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि टैक्स कलेक्शन जो है वो कम है हमारे देश में। बहुत सारे लोग जो हैं वो टैक्स अवॉइड और इवेड भी करते हैं। एनीवे, कल यानी कि थर्सडे को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म का नाम है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक फुल्ली डिजिटाइज्ड सिस्टम को लॉन्च किया है और ये बताया है कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कल जब लॉन्च हुआ तो लॉन्च होते ही ये इमीडिएट इफ़ेक्ट में आ गया है। इसमें होगा ये कि अब जितने भी टैक्स पेयर्स हैं, चाहे आप एक कंपनी हो, चाहे आप एक, मैं डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो चाहे कोई इंडिविजुअल है, कोई फर्म है, आप ऑनलाइन डिजिटाइज्ड माध्यम से टैक्स पे करेंगे। और इसी के साथ साथ एक टैक्स चार्टर भी रिलीज़ किया गया है। ये टैक्स चार्टर जो है ये राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों को स्पेल आउट करती हैं, यानी कि बताती है कि एक टैक्स पेयर जो है उनके अधिकार क्या है और उनकी ड्यूटीज़ क्या है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, जिम्मेदारी क्या है, और उन टैक्समैन के पावर्स या फिर उनके राइट्स और उनके अधिकारों के बारे में भी इस टैक्स चार्टर में बताया गया है। He also hinted at a plan to have fundamental reforms in the country's tax structure. प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह भी बताया है कि हमारे जो देश का टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें कुछ मूलभूत बदलावों की आवश्यकता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। Launching a platform for transparent taxation honoring the honest through video conference, he said faceless assessment and the charter had come. Beg your pardon. Faceless assessment and the charter had came into immediate effect, while the facility of faceless appeal would be available from 25th September. ये जो फेसलेस असेसमेंट है उसकी शुरुआत अब हो चुकी है। इस डिजिटल लॉन्च से अब फेसलेस असेसमेंट किया जाएगा। इसमें यह भी होगा कि मान लीजिए कि आपका सिटी एक्स है, आप सिटी एक्स में रहते हैं और सिटी वाई है, तो आपने यहाँ पर जो चीज़ें भेजी तो असेसमेंट के लिए वो चीज़ें जाएगी वाई सिटी के पास, यानी कि सिटी वाई के जो ऑफिशियल्स हैं या फिर जेड के हैं या फिर ए के हैं, तो दूसरे सिटी के ऑफिशियल्स तक चीज़ों को पहुंचाया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार का फेस टू फेस इंटरेक्शन ना हो और फेसलेस और नेमलेस
आपके नंबर के ऊपर से ही आपकी डिटेल्स दो, तो ताकि किसी भी प्रकार का भेदभाव और ये सारी चीज़ें हमें देखने को ना मिले। आपको पता होगा कि एक ऐसा वक्त था हमारे देश में, आज भी ऐसा होता है कि इनकम टैक्स की नोटिस किसी को भेजी जब जाती हैं तब वो घबरा जाते हैं। और एक फिल्म भी देखी होगी आपने, स्पेशल 26, तो इसमें गलत करने वाले लोग तो डरते ही हैं, लेकिन जो लोग गलत नहीं करते हैं उनको भी डर लग जाता है। तो इतना एक भय था इस नोटिस का। लेकिन हमें इन सारी चीज़ों को हटाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो कॉलोनियल एरा, जो ब्रिटिश एरा के टाइम की जो चीज़ें थी कि टैक्स जो है वो सब्जेक्ट से कलेक्ट किया जाता था, लेकिन आज हम सब्जेक्ट नहीं हैं, हम इस देश के नागरिक हैं। तो नागरिकों से इस प्रकार का व्यवहार जो है वो ठीक नहीं है। इसको एक मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन में आपको हुकूमत का एक टच देखने को मिलता है, मैनेजमेंट में सर्विस का टच हमें देखने को मिलता है। इसके साथ इस पर्टिकुलर डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च करते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब ने विवाद से विश्वास स्कीम के बारे में बताया। 3 लाख जितने केसेस जो हैं, ये विवाद से विश्वास स्कीम को जो बजट में लॉन्च किया गया था, तो तब से लेकर आज तक 3 लाख जितने केसेस सॉल्व हो गए हैं। और एक्सपर्ट्स का कहना यह है, क्योंकि इस स्कीम को 31 दिसंबर 2020 तक एक्सटेंड किया गया है, तो बाय देन सरकार को इस स्कीम के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो मिलेंगे। हमारे देश में 9 लाख करोड़ रुपए जितने पैसे जो हैं वो लीगल चक्कर में फंसे हुए हैं। कुछ 4.8 लाख जितने डायरेक्ट टैक्स के डिस्प्यूट्स हैं, अलग अलग कोर्ट्स में, अलग अलग जगहों पर, ट्रिब्यूनल्स में, एपेक्स कोर्ट में, हाई कोर्ट में, ये सारे केसेस फंसे हुए हैं। तो आप सोचिए कि एक स्कीम ने इतना कमाल कर दिखाया कि 3 लाख जितने केसेस सॉल्व हो गए और सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए भी मिलेंगे। तो ये स्कीम बहुत ही अच्छी है और लेट्स होप कि ये 9 लाख करोड़ रुपए जो डिस्प्यूट हैं, इसमें जो भी राइट है वो राइट, जो भी इसकी हकीकत है, जो भी सत्य है वो सामने आए और जो पैसे सरकार को मिलने चाहिए वो मिल जाए और जिनके केसेस खत्म होने चाहिए वो खत्म हो जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो फंडामेंटल रिफॉर्म्स के बारे में बताया, तो उसमें आंकड़ा देखिए आप, हमारे देश का जो टैक्स पेयर बेस है वो काफ़ी कम है। हमारे देश की पॉपुलेशन है कुछ 130 करोड़, और इसमें से कितने लोग टैक्स पे करते हैं? 1.5 करोड़ ओनली। आप सोचिए, डायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है, इनडायरेक्ट टैक्स तो हम सब पे करते हैं। 130 करोड़ की पॉपुलेशन में डायरेक्ट टैक्स पे करने वाले कितने हैं? 1.5 करोड़ ओनली। और फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में आप देखें तो 6.3 करोड़ लोगों ने टैक्स रिटर्न फाइल किया। टैक्स रिटर्न फाइल करना और टैक्स पे करना, इसमें भी डिफरेंस है। तो 6.3 करोड़ लोगों ने टैक्स रिटर्न फाइल किया, लेकिन ये 1.5 करोड़ लोगों को इसमें से आप निकाल दे तो बाकी के सभी लोगों की इनकम उन्होंने दिखाई है 5 लाख रुपए से भी कम। इसका मतलब है कि उनको टैक्स पे नहीं करना है। लेकिन हकीकत यह है कि हमारे देश में, मैं मानता हूँ, 1 करोड़, राइट, मिनिमम 1 करोड़, मीन्स 1 करोड़ से भी ज़्यादा होंगे, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग, एक एजम्पशन है कि 1 करोड़ लोग तो करोड़पति होंगे ही। हर साल वो लोग 1 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए कमाते होंगे, लेकिन फिर भी वो अपना टैक्स जो है वो पे नहीं करते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। अब कुछ दूसरे न्यूज़ आइटम्स के बारे में बात करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले आपको पता है कि भारत सरकार ने टीवी इंपोर्ट्स के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है। तो कुछ 21,000 जितने लार्ज स्क्रीन, यानी कि बड़े जो टेलीविज़न है 55 इंच एक्सेट्रा के जो बड़े टेलीविज़न हैं, तो ऐसे टेलीविज़न पोर्ट्स के ऊपर अटके पड़े हैं। सैमसंग, एलजी, सोनी, टीसीएल, इन कंपनीज़ ने जो ऑर्डर किया था, तो ये सारे ऑर्डर्स उनके जो हैं वो पोर्ट्स पर फंसे हुए हैं और अब इन टीवी को छुड़ाने के लिए उनको चाहिए एक इंपोर्ट लाइसेंस। भारत सरकार चाहती है कि ये सारे टेलीविज़न, कुछ 20 सालों से हमारे देश ने छूट दे रखी है टेलीविज़न के इंपोर्ट के ऊपर, और अब हमें पता चलता है कि बाहर से ही सारे टीवीज़ को इंपोर्ट करके यहाँ पर बेचा जाता है। हमारे देश की ये कैपेसिटी है कि हम टीवीज़ को यहाँ पर बना पाएँ, तो क्यों ना बनाएं। तो ये जो डिसीजन लिया है, आई थिंक ये राइट डिसीजन है। इसमें से सबसे बड़ी कंपनी जो है वो है सैमसंग। सैमसंग का जो मार्केट शेयर है वो काफ़ी बड़ा है हमारे देश में, और करंटली अगर आप देखा जाए तो 17,000 जितने जो 55 इंच और उससे ज़्यादा के जो सेट्स हैं वो सैमसंग के हैं। इसके साथ कंपनीज़ की कंप्लेन ये है, सोनी, सैमसंग, टीसीएल एक्सेट्रा ने ये बताया है
कि हमने लाइसेंस के लिए तो अप्लाई कर दिया है, लेकिन लाइसेंस हमें कब मिलेगा इसका कोई टाइम या फिर कोई ऐसी कोई ख़ास डेट, फिक्स डेट हमें नहीं दी गई है। अगर ऐसा है तो ये एक दुखद खबर है बिज़नेस के लिए, क्योंकि फेस्टिव सीज़न अब दूर नहीं है, हमें हमारी इकोनॉमी को रीजुविनेट करना है, और ऐसे टाइम में अगर ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स सिर्फ मीन्स लाइसेंस इनको लेने हैं तो उन्होंने अप्लाई किया है तो उनको टाइम पर लाइसेंस भी मिलने चाहिए, वरना फिर बिजनेस जो है वो करने का मज़ा जो है वो चला जाता है, इज़न्ट इट। एयर इंडिया को बेचने की बात है, काफ़ी लॉस में है, इसके बारे में काफ़ी सारी डिस्कशन हमने कर ली है, सरकार इसको बेच देना चाहती है। अब खबर ये आ रही है, और ये ऑफिशियल खबर है, कि टाटा ग्रुप जो है वो एयर इंडिया के बारे में डिस्कशन कर रहा है। ऐसा नहीं है कि टाटा ने इसको खरीद लिया है, फिलहाल डिस्कशन चल रही है कि क्या वायबिलिटी होगी, क्या अगर इसको टाटा ख़रीद ले तो फ़ायदा होगा, नहीं होगा, लॉन्ग टर्म बिजनेस क्या होगा, ये सारे अलग अलग एंगल के ऊपर डिस्कशन चल रही है। दूसरी कुछ ऐसी एयरलाइंस हैं जो इसमें इंटरेस्टेड हैं, उनका कहना यह है कि आप एयर इंडिया एक्सप्रेस जो हैं, ये एयर इंडिया का ही पार्ट है, एयर इंडिया एक्सप्रेस, इसके साथ बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी जुड़ी हुई हैं, तो ये सारी चीज़ों को आप अलग कर दीजिए। एयर इंडिया को आप इस एयर इंडिया एक्सप्रेस को इसमें से निकाल दीजिए, तो हम एयर इंडिया ख़रीदने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सरकार ने पूरी एयर इंडिया, जिसमें एयर इंडिया एक्सप्रेस और जो भी एसेट्स हैं, ये सारी चीज़ों को ऑफर मीन्स सारी चीज़ों को बेचना चाहती है सरकार, और ये सारी चीज़ों को ख़रीद सकती हैं टाटा ग्रुप। फिलहाल एज आई टोल्ड यू, टॉप लीगल फर्म्स और कंसल्टेंट्स के साथ टाटा जो है वो डिस्कशन कर रही है। टाटा की ऑलरेडी 2 एविएशन जॉइंट वेंचर्स हैं, एक है विस्तारा और दूसरी है एयर एशिया इंडिया। फिर एक अच्छी खबर है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज जैसे कि उबर हैं, ओला है, माइक्रोस मीन्स उबर, ओला एक्सेट्रा, फिर दूसरी ऐसी कोई कंपनीज हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों को जॉब में से निकाल दिया है। मीन्स निकाला इसलिए है क्योंकि बिजनेस करना जो है वो डिफ़िकल्ट हो गया है ड्यूरिंग दिस कोविड-19। लेकिन जो टॉप रिक्रूट्स की जाती है, जो पढ़े लिखे लोग या फिर मैंने से पढ़े लिखे लोग, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सपर्ट्स, और वो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में से, जैसे कि IITs, तो उबेर, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, गोल्डमैन सैक्स, वॉलमार्ट, स्प्रिंकलर्स, इंटेल, सिटी, ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने 2021 बैच के जो IITians हैं तो उनको ऑफर अभी से प्री प्लेसमेंट ऑफर जिसको कहते हैं, यानी कि आप फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको हायर कर लेती है ये कंपनी। आपको इंटर्नशिप और ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, वहाँ पर प्रैक्टिकली जाना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत होती है, ट्रेनिंग जो है उसकी शुरुआत हो जाती है, लेकिन आपको एडवांस में ही वो हायर कर लेती है। तो ऐसा कंपनीज क्यों करती है? ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि उनको अगर लगता है कि कोई ऐसा एक टैलेंटेड व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास वे स्किल्स हैं जो स्किल्स उनको चाहिए, तो पहले से ही जब वो स्टूडेंट होते हैं, जब वो अपने 6 या फिर 8 वीक मीन्स जो भी उनका सेमेस्टर है, तो लास्ट स्टेजेस में जो होते हैं, 6 महीने 1 साल बच गए हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम कि उनको आप पिक कर लीजिए। और फिर स्टूडेंट वो जो कैंपस होते हैं, तो कैंपस में भी इस प्रकार के कैंप्स लगाए जाते हैं, कैंपस रिक्रूटमेंट, हायरिंग, अलग अलग नाम होता है, लेकिन बेसिकली कंपनीज जो हैं वो कैंपस में जाती है और वहाँ पर ब्रोशर्स और वो सारी चीज़ें दी जाती है, और फिर वहाँ पर टैलेंट जो है उनका डेटा और सारी CV एक्सेट्रा कलेक्ट की जाती है, और फिर अगर इंटरेस्टेड हैं तो फिर आगे बात बढ़ सकती हैं। 5G के बारे में बात करें तो आपको पता है कुछ दिनों पहले हमने इसके बारे में, आई थिंक 1 महीना हो चुका है, कि रिलायंस के जो मुकेश अंबानी हैं, तो उन्होंने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में ये एक बड़ी खबर सामने रखी थी कि रिलायंस ने 5G सॉफ्टवेयर स्टैक या फिर 5G की जो टेक्नोलॉजी है वो रिलायंस ने खुद डेवलप कर ली है। और अब ये बताया जा रहा है कि एक टेक्निकल चीज़ है ओपन RAN टेक्निक्स, तो इसका इस्तेमाल करते हुए रिलायंस जो है वो 5G को रोल आउट करेगी। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि इसकी कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी, और कॉस्ट कम होगी तो कस्टमर के लिए भी कॉस्ट कम होगी, तो 5G का रोल आउट जो है वो जल्दी होगा, इसका स्प्रेड जो है वो जल्दी होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत यानी कि रिलायंस जियो जो है वो दूसरे देशों में भी ये टेक्नोलॉजी बेच सकती है। तो दैट्स गोइंग टू बी ए बिग फ्यूचर, मीन्स पहली बार इतने बड़े लेवल पर हमें हमारे देश की कोई कंपनी जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। और चाइना की जो कंपनी है हुआवे, तो उसके खिलाफ बहुत सारे जैसे कि UK, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, USA, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो इसको, फ्रांस और जर्मनी ने भी ये बताया कि वो भी उनसे चीज़ें शायद ना खरीदें।
अभी ऑफिशियल फ्रांस और जर्मनी का कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन यूके ने, यूएसए ने, इंडिया ने तो बता ही दिया है, ऑस्ट्रेलिया ने भी बता दिया है। फिर जो एयर क्रैश हुआ केरला में, तो अब एक टीम है, मीन्स एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशंस ब्यूरो, AAIB की टीम जो है ये इसको इन्वेस्टिगेट करेगी। इसके 5 मेंबर्स हैं इस कमेटी के, और इसके हेड कौन हैं? कैप्टन SS चाहार। SS चाहार साहब जो हैं ये फॉर्मर एग्जामिनर है बोइंग 737 के, और 5 महीनों के अंदर अपनी इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट जो है वो सरकार को देंगे। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।